बेटा देखिए, हम लोग फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ पे है। कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है और जानबूझ के मैंने फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर लिया। का कारण यह है कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ा है, तो सेम थीम वाला चैप्टर है। फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में आपको एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट बताने होते हैं और जितनी भी बातें आपके रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट में होती है उन बातों का आपको सिंगल इफेक्ट बताना है। थोड़ा सा आप यहाँ से डिफरेंस भी देखिए कि जब आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम करते हैं तो वहाँ आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहता है और आपको ट्रायल बैलेंस की बातों का सिंगल इफेक्ट बताना होता है। इस तरह के क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस को किसने रिप्लेस कर दिया है? रेसिट एंड पेमेंट। बेटा रेसिट और पेमेंट कुछ और नहीं बल्कि आपकी क्या है? कैश बुक है, जिसमें पैसे के आने का और पैसे के जाने का हिसाब है। तो यहाँ पे एक तरफ में आपको दिखेगा पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ में आपको दिखेगा पैसा जा रहा है। कल हमने इस पे से एक अकाउंट बनाना सीखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अभी हम इस पे से फाइनल अकाउंट पूरा बनाएंगे। और फाइनल अकाउंट पूरा मतलब क्या कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाइए और बैलेंस शीट भी बनाइए। तो इस तरह के दो क्वेश्चन अपने पास में हैं, एक मैं करवाऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको करके देखना है। तो हेडिंग लिखना है टाइप 1 फाइनल अकाउंट्स ऑफ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस। हेडिंग लिखिएगा टाइप 1 फाइनल अकाउंट ऑफ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस। यहां पे एक नोट लिख के रखना है। When business of NPO, बेटा एनपीओ का फुल फॉर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं जो प्रॉफिट के उद्देश्य से बिजनेस नहीं करती। इनका पर्पस जो है वो सोशल सर्विस का होता है। तो व्हेन बिजनेस ऑफ एनपीओ इज न्यूली स्टार्टेड, कॉमा, there are no opening balances when business of NPO is newly started, there are no opening balances। मतलब आपका बिजनेस ही नया है तो स्वाभाविक बात है नए बिजनेस में ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं रहेगा। जो है वो आप एकदम जीरो से अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। देयरफॉर we have to prepare, therefore we have to prepare number A income and expenditure account, number A income and expenditure account, and number B बैलेंस शीट। मतलब ये कि अगर ओपनिंग बैलेंस दिए रहे तो कुछ और भी बनेगा,
अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिए है तो दो ही चीजें बनेंगी। ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है तो सिर्फ दो चीजें क्या बन रही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। और ओपनिंग बैलेंस दिया रहा तो फिर उसमें थोड़े चेंजेस है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें से बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। केवल नाम बदला है, नेचर वही है। जो नेचर पीएल का था वही नेचर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और बैलेंस शीट तो आप जानते हो उसमें असेट और लाइबिलिटीज आएंगी। तो जो लोग लेट आए फटाफट नोट डाउन करो। तो बेटा यहाँ पे आपको दो फॉर्मेट प्रिपेयर करने हैं, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए और दूसरा बैलेंस शीट के लिए। तो दो फॉर्मेट आप बनाएंगे, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए और दूसरा बैलेंस शीट के लिए। बेटा ये अपने 12th के सिलेबस का अकाउंट का 5वां चैप्टर है। अपने को कुल मिला के सिलेबस में 9 चैप्टर है, 9 में से ये 5वां है, यानी इसके बाद 4 चैप्टर बचेंगे। तो इसलिए आप लोग पूरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एक तरफ लिखेंगे एक्सपेंसेस डेबिट पे, दूसरी तरफ लिखेंगे इनकम क्रेडिट पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद बैलेंस शीट, एज ऑन 31 मार्च 19, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। बेटा पूरा 100% अपना कंसंट्रेशन इधर ही रखना, क्योंकि इसके बाद ऐसा ही एक प्रॉब्लम आपको करके देखना है। तो पूरा ध्यान दीजिए। हम लोग एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। बेटा सब्सक्रिप्शन इस चैप्टर में एक नया शब्द है जो बार बार आएगा, और इसका मराठी में मतलब होता है वर्गणी, हिंदी में मतलब होता है चंदा। इसका मतलब ये है कि कोई भी संस्था जो चलती है वो दान के पैसों से चलती है या मेंबर के सब्सक्रिप्शन से चलती है। तो सब्सक्रिप्शन मतलब हमारे जो मेंबर है वो हर साल हमको कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। एक प्रकार से इसको आप मेंबरशिप फीस कह सकते हैं। तो आपको दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बेटा आउटस्टैंडिंग शब्द अगर इनकम के साथ लग जाए तो उसका मतलब होता है रिसीवेबल, और अगर यही आउटस्टैंडिंग शब्द एक्सपेंस के साथ लग जाए तो उसका मतलब होता है पेएबल। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि सब्सक्रिप्शन कैसा है, रिसीवेबल। तो हमको सब्सक्रिप्शन के रूप में 10,000 की इनकम लेनी है अपने मेंबर से, और ऑलरेडी हमको कितना सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल चुका है।
तो यहाँ रेसिट पे देखिए सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको मिल चुका है 85, 6,900, 2,000, कुल मिला के 93,900। लेकिन एक बात आप दिमाग में रखिए कि ये जो आपका करंट ईयर है 31 मार्च 19 को एंड हो रहा है, मतलब इसकी शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल को हुई है। बेटा 1 अप्रैल से 31 मार्च गिना जाए तो ये 1 अप्रैल 18 से 19 हो रहा है, तो आपका करंट ईयर जो है वो क्या हो गया 18-19। इस प्रॉब्लम में प्रीवियस ईयर के बारे में तो सोचना ही नहीं है, कारण यहाँ पे लिखा है कि इट इज न्यूली स्टार्टेड फॉर्म। इन्होंने बिजनेस नया शुरू किया है, मतलब बिजनेस इनका इसी साल शुरू हुआ है, और बिजनेस इसी साल शुरू हुआ है मतलब पुराना कोई ओपनिंग बैलेंस इनके पास नहीं है। तो जो कुछ है या तो करंट ईयर का रहेगा या तो नेक्स्ट ईयर का। तो इनके लिए 19-20 भी नेक्स्ट ईयर है और इनके लिए 20-21 भी क्या है नेक्स्ट ईयर है। तो ये जो आपको पैसा मिला है ये नेक्स्ट ईयर का है। बेटा नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी से मिल गया, इसी को हम बोलते इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन अपनी इनकम है और 18-19 में आपको 2 साल के पैसे एडवांस में मिल गए। तो पैसा एडवांस में मिले तो इनकम नहीं माना जाता, पैसा एडवांस में मिले तो क्या माना जाता है, बोलो ना। पैसा एडवांस में मिले तो क्या माना जाता है, लाइबिलिटी। तो यानी ये 2 फिगर तो आपके किसके हो गए, लाइबिलिटी के। तो इसको तो ला लो आप लाइबिलिटी पे। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 2019-20 के 6,900 एडवांस में मिले और 2020-21 के 2,000 एडवांस में मिले, कुल मिला के 8,900 रुपये एडवांस में मिले। बेटा जो भी बात आप रेसिट पेमेंट अकाउंट में से उठाएंगे आप उस बात का सिंगल इफेक्ट शो करेंगे। तो मैंने ये इंफॉर्मेशन रेसिट पेमेंट अकाउंट में से ली, उसका ये हो गया सिंगल इफेक्ट। अब आइए करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। तो करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में मिल गई है तो उसको हम अपनी इनकम मानेंगे। तो हम कहेंगे कि सब्सक्रिप्शन इनकम कितने की है 85। तो यहां लाइए इनकम पे बाय सब्सक्रिप्शन इनकम। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट है, मतलब इसमें रेवेन्यू एक्सपेंस आएंगे और रेवेन्यू इनकम, यानी इसमें असेट लाइबिलिटी यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रेसिट नहीं आएगा। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ करंट ईयर के लिए बनता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से साल की इंफॉर्मेशन लेना, करंट ईयर। तो अपने को सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया था, पर हम उसमें से जो सब्सक्रिप्शन ले रहे वो केवल करंट ईयर 18-19 का ले रहे। हमने 19-20 और 20-21 वाले को कहाँ भेज दिया है, लाइबिलिटी पे। तो आपको इसमें से कितना पैसा मिल चुका है, तो रेसिट पेमेंट अकाउंट यानी आपकी कैश बुक है जो बता रही है कि कितना पैसा मिल चुका है 85। तो आपको 85,000 मिल चुके हैं। फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम है तो हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दिखाएंगे। तो आप यहां देखेंगे कि रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन जो है वो कितने का है 10,000। तो मुझे करंट ईयर में 85 मिल चुके हैं और 10 और मिलने वाले हैं।
तो मेरी करंट ईयर की कुल मिला के इनकम हो गई 95। और बेटा हर एक एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होने चाहिए। तो ये जो 10,000 रुपया रिसीवेबल है, ये इनकम तो है एज वेल एज अपनी असेट भी है। तो 10,000 को बैलेंस शीट के असेट पे लाओ। करंट ईयर्स सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 18-19 10,000। तो हमको करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलने वाला है, मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है कितने रुपए का? 10,000 का। फिर आइए वापस एडजस्टमेंट पे। बेटा इन्होंने कहा है कि एंट्रेंस फीस जो है उसको कैपिटलाइज करो। कल वाले प्रॉब्लम में भी एंट्रेंस फीस थी, पर उसमें से 50% ही कैपिटलाइज करने को बोली थी। तो आपने आधी एंट्रेंस फीस इनकम में दिखाई थी और आधी एंट्रेंस फीस लाइबिलिटी पे दिखाई थी। यहां तो वो बोल रहे पूरी की पूरी एंट्रेंस फीस क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो। तो आपके पास 11,000 रुपए की एंट्रेंस फीस है, पूरी की पूरी कैपिटलाइज करो यानी लाइबिलिटी पे लिखो। कैपिटल फंड, उसमें लिखो एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड। और हमारे पास एंट्रेंस फीस के 11,000 आए। अब बेटा सब्सक्रिप्शन में और एंट्रेंस फीस में फर्क क्या है? तो सब्सक्रिप्शन यानी एनुअल इनकम, आप अपने मेंबर से हर साल कुछ वर्गणी लेते हो। और एंट्रेंस फीस यानी नॉर्मली एक बार आती है कि जब आपके मेंबर ने आपके एनजीओ में या आपके एनपीओ में एडमिशन लिया, पहली बार आया, तो आपने बोला कि भैया आपको क्या देनी है? एंट्री फीस देनी है, एंट्रेंस फीस देनी है। अगर ये एंट्रेंस फीस आपको लंप सम में मिलती है तो आप इसको क्या कर देंगे? कैपिटलाइज। तो हमने एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज कर दिया। कितना? 11,000। अब ये जो एंट्रेंस फीस हमने कैपिटलाइज की, इसका हम सिंगल इफेक्ट बता रहे, इवन दो ये बात आपको एडजस्टमेंट में दी थी, पर ऐसा नहीं है कि एडजस्टमेंट का जबरदस्ती में डबल इफेक्ट बताना है। आप एंट्रेंस फीस कहाँ से उठा रहे? तो यहाँ तो कोई फिगर है नहीं। आपने एंट्रेंस फीस कहाँ से उठाई? तो आपने उठाई रेसिट पेमेंट से। और जितनी भी बातें आप रेसिट पेमेंट से उठाओगे उसका क्या होगा? सिंगल इफेक्ट। फिर आगे बढ़िए तो कहता है कैपिटल फंड शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ एंट्रेंस फीस। तो हमने तो वो किया ही है, हमने अपने आप ही एंट्रेंस फीस को कहाँ पे पहुंचा दिया है? कैपिटल फंड में। और आगे लिखते हैं एंड सरप्लस। कहता है जो प्रॉफिट होगा आपको इस चैप्टर में, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सरप्लस। इस चैप्टर में लॉस को क्या बोलते हैं? डेफिसिट। तो बोले जो प्रॉफिट आएगा उसको भी आप कहाँ पहुंचा देना? कैपिटल फंड में। फिर बोला है कि डेप्रेसिएट फर्नीचर। तो अपने पास पेमेंट में देखो फर्नीचर है 30,500 का, असेट पे लाओ फर्नीचर 30,500। फर्नीचर पे 2,500 रुपए का डेप्रेसिएशन बोला है, माइनस करो डेप्रेसिएशन 2,500, बचे 28। 2,500 रुपए का डेप्रेसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट पे लिखो। डेप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर 2,500 रुपए। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी तो यही करते थे आप, डेप्रेसिएशन रहा तो असेट में से माइनस और पीएल में डेबिट। यहां पे भी आप वही कर रहे हैं।
असेट में से माइनस, पीएल का नाम यहां बदल के क्या हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, नेचर तो वही है पीएल वाला। फिर एडजस्टमेंट में कुछ बचा नहीं। अब यहां आइए, डोनेशन। कल मैंने आपको डोनेशन के बारे में समझाया कि डोनेशन के बारे में कुछ कहा ना जाए तो ये मान लो कि रेवेन्यू नेचर का है और इनकम पे लिख लो। पर डोनेशन अगर स्पेसिफिक हो, जैसे डोनेशन मिला बिल्डिंग बनाने के लिए, डोनेशन मिला लाइब्रेरी की किताबें खरीदने के लिए, डोनेशन मिला आपको मान लीजिए किसी स्पेसिफिक काम से कि भाई आप अगर स्पोर्ट क्लब है तो आप पवेलियन बनाएंगे, तो उसके लिए आपको डोनेशन मिला। तो कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन मिला तो आपकी वो लाइबिलिटी है, और अगर डोनेशन के बारे में कुछ कहा ना जाए तो डोनेशन आपकी इनकम है। तो यहाँ पे डोनेशन रेवेन्यू नेचर का है, 2500 रुपए को इनकम पे लिखो बाय डोनेशन इनकम, 2500 रुपए। ब्रैकेट में लिखना रेवेन्यू नेचर, ये डोनेशन रेवेन्यू नेचर का है, 25,000 है। फिर आइए बेटा पेमेंट पे। हमने 6,000 का रेंट पे किया, खर्चा है, खर्चे को डेबिट पे लिखो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा है, डेबिट पे लिखो। गेट टुगेदर फंक्शन पे पैसे खर्च किए, फंक्शन एक्सपेंस 3,300 डेबिट पे लिखो। चैरिटी मतलब कुछ पैसे दान में दे दिए, हम तो है ही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर का नाम ही क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका काम ही है कि दान के पैसे से दान का ही काम करो। तो 1,000 रुपए चैरिटी में गए, 4,500 की सैलरी पे कर दी, 50,000 की बैंक में एफडी बनवा ली। बेटा बैंक में एफडी बनवाना यानी पैसा इन्वेस्ट करना, तो हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बैंक में एफडी बनवा ली 50,000 की। और बेटा ये है आपका रेसिट एंड पेमेंट यानी कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में जो बैलेंस मिलेगा वो किस चीज का बैलेंस है, कैश का। तो इसका मतलब आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर 31,800 रुपए कैश बची। कैश बची मतलब अपनी असेट है, तो 31,800 की कैश असेट पे लिख दो। यहां टोटल लगा के सरप्लस निकालेंगे, 95 प्लस 25 120। इसमें से माइनस करेंगे 2500, 6,000, 2,800, 3,300, 1,000 और 4,500 सरप्लस, बैलेंसिंग फिगर 99,900। ये 99,900 जो है ये अपना सरप्लस है। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट ही होता है, बट एनपीओ में प्रॉफिट को हम सरप्लस के नाम से लिखते हैं। ट्रांसफर टू कैपिटल फंड
उन्होंने कहा इसी सरप्लस से अपना कैपिटल फंड तैयार कर लो। तो ये 99,900 यहां लाओ। टोटल लगाओ 110,900। बैलेंस शीट मैच करेंगे। $1,19,800। इधर भी 1,19,800। बोलिए बेटा कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो एक प्रॉब्लम मैं समझा रहा हूं, वो आप ट्राई कीजिएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे लिखा है कि विश्व शांति मंडल was established on 1st of April 18। मतलब इनका साल जो शुरू हो रहा है वो 1 अप्रैल 18 से और ईयर एंड हो जाएगा 31/3/19 को। इसका मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या हो गया? 18-19, 2018-19। और 31 मार्च 19 को अपना ईयर एंड हुआ। सब्सक्रिप्शन अपनी इनकम है, इनकम पे दिखा देना। एंट्रेंस फीस के बारे में यहाँ पढ़ो क्या दिया है। बोला है एंटायर अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो आपको एंट्रेंस फीस को लाइबिलिटी पे लिख देना है। अगर एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर की होती तो इनकम पे लिखते, कैपिटल नेचर की है तो लाइबिलिटी पे लिख रहे। डोनेशन अभी जो 11 नंबर का प्रॉब्लम किया उसमें कुछ बोला नहीं था, तो डोनेशन को इनकम माने थे हमने। यहाँ पे बोला है कि डोनेशन को भी क्या करो? कैपिटलाइज करो। डोनेशन को कैपिटलाइज करो मतलब डोनेशन भी अपनी लाइबिलिटी है। तो इन दोनों को मिला के अपना तैयार हो जाएगा कैपिटल फंड। क्योंकि कोई भी बिजनेस करो आप उसके लिए कैपिटल जरूरी है। तो हम अपना कैपिटल कहाँ से क्रिएट कर लेंगे? तो हम अपना कैपिटल एंट्रेंस फीस और डोनेशन से क्रिएट कर लेंगे। बाद में इसमें सरप्लस को भी जोड़ देंगे। फर्नीचर असेट है, बुक्स असेट है, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर एक्सपेंस है, ऑफिस का रेंट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है। सारे एक्सपेंस आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करेंगे। फिक्स डिपॉजिट असेट है, कैश इन हैंड असेट है, कैश एट बैंक असेट है। बेटा एडजस्टमेंट नंबर 2 का कोई अलग से इफेक्ट मत बताना, क्योंकि वो आप ऑलरेडी यहां से बता ही रहे हो। आपको दोनों भी चीजें सीधे सीधे कहाँ पे लिख देनी है? लाइबिलिटी पे। तो आपको यहां से उसका कोई डबल इफेक्ट नहीं बताना है। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जैसा अभी वाले प्रॉब्लम में किया, फर्नीचर में से माइनस करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पे लिखेंगे। कहता है हमारे क्लब में 1000 मेंबर है, हर मेंबर से 100 रुपए लेने हैं। 1000 मेंबर और हर एक से 100, यानी साल भर का कलेक्शन कितना आना चाहिए? 1 लाख। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना जो साल भर का कलेक्शन है वो सिर्फ कितना आया है? 95 आना चाहिए, एक और आया 95। मतलब कितना रुपया रिसीवेबल है? तो आपको इफेक्ट 1 लाख का नहीं, कितने का बताना है? 5,000 का। कि 5,000 रुपये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, तो सब्सक्रिप्शन में प्लस करो और बैलेंस शीट के असेट पे लिखो। सैलरी देना बाकी है, रेंट देना बाकी है, खर्चा देना बाकी है, खर्चे में प्लस करो। देना बाकी है तो उसको लाइबिलिटी पे लिखो।
शुरू करो क्वेश्चन नंबर 10। बेटा बताइए सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट? कितना? 74,500। और बैलेंस शीट की टोटल 1,60,800 आई। ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।